स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 194 ए ऑफ टीडीएस। इसके पहले भी हम लोग इस चैप्टर के कई सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जाकर के आप सारे वीडियोस टीडीएस के देख सकते हो। अब अगर हम बात करें सेक्शन 194 ए की, तो यहाँ पर सेक्शन 194 ए जो होता है वो एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपने सेक्शन 193 वाला वीडियो देखा होगा तो सेक्शन 193 हमारा जो होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटीज का मतलब वही आपका जो बॉन्ड होता है, डिबेंचर्स होता है, इन सब पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उस पर जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटता है सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ दें, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ के कहीं और से इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर जो आपका टीडीएस कटता है वो कटता है एज पर सेक्शन 194 ए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है आपके फिक्स डिपॉजिट पे, इंटरेस्ट आपको मिल सकता है आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, इंटरेस्ट आपको मिल सकता है लोन्स और एडवांसेस पे। तो ये जितने भी इंटरेस्ट होते हैं हमारे, ये हमारे कवर होते हैं सेक्शन 194 ए के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें पेयर की, पे की, रेट ऑफ टीडीएस की, तो पेयर यहाँ पे कौन होगा? पेयर का मतलब कौन पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करेगा। तो यहां पर कोई भी पर्सन हो सकता है। देखिए लिखा है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी बीच वाला पार्ट आप छोड़ दो, यहां से देखिए एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो भी पर्सन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए, वो यहां पर टीडीएस का डिडक्शन करेगा। अब अगर हम बात करें बीच वाले पार्ट की, तो यहां देखिए लिखा है अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sales gross receipts turnover from business or profession do not exceed rupees 1 crore in case of business and rupees 50 lakhs in case of profession during the immediately preceding financial year। तो देखिए यहां पर एनी पर्सन के अंदर हमारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एओपी, बीवाई, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी हमारे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने एक्सक्लूड किसको कर दिया? ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ जिनकी जो ग्रॉस रिसीट्स या फिर टर्नओवर है वो एक्सीड ना करे 1 करोड़ रुपए को अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, और 50 लाख रुपीस को अगर वो प्रोफेशन के अंदर में इंडल्ज हैं तो। लेकिन अगर उनका एक्सीड कर जाता है, मान लो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और अगर उनका 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो फिर वो एनी पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। अगर वो प्रोफेशन में है तो उनका 50 लाख अगर ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है, तो फिर भी वो यहाँ पर एनी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर में कवर हो जाएंगे और उनको टीडीएस फिर काटना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड नहीं करता 1 करोड़ या फिर 50 लाख को, तो फिर वो एनी पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे और उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर आपकी पेयर के अंदर में बोली गई है। इसके बाद अगर हम बात करें पे की, तो पे के अंदर में कोई भी रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर एनी रेजिडेंट, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो। रेट ऑफ टीडीएस, कितने रेट से आपका टीडीएस कटेगा? तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस यहाँ पर कटेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन किस टाइम पे कटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यानी कि जो पेयर है वो अपनी बुक्स में जब क्रेडिट कर रहा है, अपने अकाउंट्स में जब क्रेडिट कर रहा है उस पर्सन को, तो उसकी जो पेमेंट देनी है तो उसको अपने उसमें एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर रहा है उसकी, तो एंट्री पास करते टाइम पे वो डिडक्ट कर सकता है, या फिर जब वो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है पे को, उस टाइम पे भी वो टीडीएस का डिडक्शन कर सकता है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वहीं पर वो टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। इसके बाद मेन बात आती है थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड क्या होगी? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड को एक्सीड करोगे तभी आपका टीडीएस कटेगा, अगर आप इस थ्रेशोल्ड के अंदर होगे तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर लिखा है ग्रेटर देन 40,000 और एक्सीडिंग 40,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाई। अगर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अगर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको कौन दे रहा है? वो इंटरेस्ट आपको कोई बैंक दे रहा है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है जो कि बैंकिंग बिजनेस आपको ऑफर कर रही है, ठीक है, बैंकिंग की सर्विसेज आपको ऑफर कर रही है, या फिर पोस्ट ऑफिस जिसके अंदर में आपका डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई और पोस्ट ऑफिस। अगर इन तीनों में से किसी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां पर अगर 40,000 को वो इंटरेस्ट एक्सीड कर जाता है, ठीक है, अगर वो 40,000 को एक्सीड कर जाता है, तो फिर उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। 40,000 तक रहता है तो फिर नहीं कटेगा। इसके बाद नीचे देखिए, यहां पर इन ऑल दी अबव केसेस इफ द पे इज अ सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन लिमिट इज 50,000।
अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो यानी कि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है, तो फिर यही 40,000 रुपए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो वो अगर 50,000 को एक्सीड करेगा तभी उनका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा अगर वो सीनियर सिटीजन है। नॉर्मल केसेस में 60 साल से कम अगर होते हैं तो 40,000 रुपीज। इसके बाद अगर इन तीनों के अलावा आपको कहीं और से इंटरेस्ट मिल रहा है, इन तीनों के अलावा आपको कहीं और से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर ये लिमिट कितनी है, तब फिर ये लिमिट हो जाती है 5,000 रुपीज। मान लो आपने किसी को लोन दिया हुआ है, आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपने कोई और एफडी कहीं पे की हुई है, किसी और के पास में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आपका अगर 5,000 को एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपका टीडीएस कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये तो हो गई इस फाइनेंशियल ईयर की बात, यानी कि 2024-25 की। और असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा हो गया, 2025-26। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बजट जो अभी आया था 2025 का, उसमें चेंज कर दिया गया था कुछ चीजों को, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा, 2026-27 वाला, इसमें ये 40,000 की लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया 50,000 रुपए। इसी तरीके से ये जो सीनियर सिटीजन वाली है, इसको 50,000 से बढ़ा के कर दिया गया 1,00,000 रुपए। और ये जो 5,000 की लिमिट है, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो 40,000 रुपए से अगर ज्यादा होता है तो टीडीएस कटेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तब कटेगा। अगर इनके अलावा कोई और पेमेंट कर रहा है तो फिर 5,000 से ज्यादा होगा तो फिर टीडीएस आपका कटेगा। तो ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड की बात। पेयर और पे की हमने बात पहले ही कर ली। अब इसके बाद ये इंटरेस्ट की बात भी हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद देखते हैं कब हमारा टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 194 ए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं होगा, पहला केस, इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹5,000। अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 तक, मतलब 5,000 को एक्सीड अगर नहीं करता है तो फिर तो टीडीएस की बात ही नहीं आएगी। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सीडिंग ₹5,000, 5,000 को एक्सीड करेगा, 5,000 तक या 5,000 से कम है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई। और 10,000 कब हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा जो आ रहा है। इसके बाद दिस लिमिट इज 40,000 रुपीज और 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वेयर द पेयर इज, अगर पेयर, आपका पेयर जो इंटरेस्ट देने वाला है वो कौन है, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और यही लिमिट जो 40,000 की है वो क्या हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, यानी कि जो पेई है, ठीक है, वो कौन हो जाता है, वो सीनियर सिटीजन हो जाता है। और यही 1,00,000 रुपए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो आपको यहाँ पे यही बोला गया कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस कब नहीं होगा, अगर 5,000 को एक्सीड नहीं करते हो, या फिर अगर 40,000 को एक्सीड नहीं करते हो, या फिर अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 को एक्सीड नहीं करते हो, तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर। आपको पता है जो पार्टनर होते हैं वो फर्म में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अब कैपिटल पे उनको मिलता है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट पर टीडीएस फर्म नहीं काटेगी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय इट इन दिस बिहाफ। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसी स्कीम बना रखी हो डिपॉजिट की, जहां पर आपने पैसा डिपॉजिट किया हो, तो उसमें भी आपका फिर टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो जो नोटिफाइड स्कीम होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन अ कोऑपरेटिव बैंक टू अ मेंबर और एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पर, कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ करके, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा है उसको छोड़ करके, अगर किसी मेंबर ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, तो उस पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, वो भी यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेगी, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो कोई अदर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा प्रोविजन बना रखा हो जहां पर वो आपको इंटरेस्ट दे रही हो, तो उसमें भी आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एज द केस में बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। मान लो कि आपको कोई कंपेंसेशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जो इंश्योरेंस होता है उसमें ट्राइब्यूनल के पास आपको कोई केस गया होगा, वहां पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो है उसने डिसाइड किया कि आपको कंपेंसेशन मिलेगा, और जो कंपेंसेशन डिले हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब वहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो जो इंटरेस्ट है वो 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर 50,000 को एक्सीड कर जाता है फिर वहां पर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद जी पार्ट हमारा है, इनकम पेड और पेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी
और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल बैंक इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड्स इशूड ऑन और आफ्टर 1 जून 2005। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात यहाँ पर आ गई। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस थ्रेशोल्ड लिमिट की बात याद रखनी है, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ये सब आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज। मतलब अगर जो इंटरेस्ट है वो इन एंटिटीज को अगर दिया जा रहा है, इनके अकाउंट में अगर क्रेडिट किया जा रहा है, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या, कौन कौन? बैंकिंग कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक, ये सब हो गए। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, एलआईसी, ठीक है, कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इंटरेस्ट इन सबको मिल रहा है, इन सारी एंटिटीज को मिल रहा है, तो जो पेयर है वो वहां पर टीडीएस नहीं काटेगा। मतलब ये क्या हुआ, ये सारे हमारे पेई हो गए, ये सारे हमारे पेई हो गए। अगर पेई ये सारी एंटिटीज हैं तब भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग टीडीएस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल है, उसी समझ लेंगे। सबसे पहला अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2024 मिस्टर विकास मेड अ 6 month फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 9% पर एनम with XYZ cooperative bank. The fixed deposit matures on 31st March 2025। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इन्होंने 6 महीने के लिए एफडी किया है, 10 लाख का अमाउंट है, 9% का इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है। और कोऑपरेटिव बैंक हमने देखा था कि बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो तो इसमें लिमिट कितनी होती है, अभी अगर हम अभी के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 40,000 रुपए की लिमिट यहाँ पर सेट की गई है। और अगर कोई और देता है तो फिर वहां पर अगर सीनियर सिटीजन होता है तो फिर 50,000, और अगर दूसरे कोई केस होते हैं तो वहां पर 5,000 रुपए की लिमिट है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आप लोग देख लेना। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर 10 लाख पे इनका अगर 9% आप लगाओगे तो 10 लाख पे 9% हो जाएगा 90,000। और इसी का अगर हम हाफ कर दें, क्योंकि 6 महीने के लिए उन्होंने किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। तो 45,000 का इनको इंटरेस्ट मिलेगा, और 45,000 क्या कर रहा है, 40,000 को एक्सीड कर रहा है। तो यानी कि 45,000 पर लगेगा 10% का टीडीएस। ठीक है, तो 10% का टीडीएस यानी कि कितना हो जाएगा, 4,500 रुपए का इनका टीडीएस कटेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इनके हाथ में इनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, XYZ कोऑपरेटिव बैंक हैज टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 45,000 under section 194A. The tax deductible at source under section 194A from such interest therefore is 4,500 rupees। इसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, 1 जून 2024 मिस्टर ऋषभ मेड अ 9 months fixed deposit of ₹3 lakh each carrying an interest of 9% per annum with X branch, Y branch and Z branch of ABC bank, a bank which has adopted CBS। CBS का मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। आप किसी भी ब्रांच में जाकर के अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाओ तो वहां पर आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर ब्रांच मान लो कानपुर में और आप यहाँ लखनऊ से ऑपरेट करना चाह रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप कहीं से भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। यही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक तरीके से होता है, और आज के टाइम में हर एक बैंक के अंदर ये होता है। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन 28 Feb 2025। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, तो 9 मंथ्स का है। तो 9 मंथ के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीन इन्होंने किए थे, 3 एफडीज करे थे, 3 एफडीज इन्होंने किए थे, और 3 लाख का अमाउंट था। मतलब 3 लाख इंटू 3, तो टोटल इन्होंने कितना किया था, 9 लाख रुपए का इन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था। और इसके बाद 9% का इंटरेस्ट है, तो 9% का आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 3 लाख इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख का 9% अगर हम निकालेंगे तो 992, तो ये हो जाएगा 81,000 रुपीज। ठीक है, 81,000 रुपीज ये आएगा। और ये पूरे साल का होगा, तो इसको अगर हम 9 मंथ्स का निकालेंगे तो 9/12 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल करके आएगा यहाँ पर 60,750 रुपीज। ठीक है, 60,750 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब एक्स ब्रांच, वाई ब्रांच और जेड ब्रांच आप अलग अलग निकालोगे और उसके बाद टोटल करोगे तो भी यही रहेगा। अगर आप चाहो तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ निकाला गया वैसे आप निकाल सकते हो। तो 60,750 रुपए यहाँ पर इनका इंटरेस्ट बनेगा। और आपको पता है कि लिमिट कितनी है, 40,000 रुपए की है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इनका टीडीएस कटेगा। 60,750 रुपए में से 10% का टीडीएस इनका यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, यानी कि जो पेयर ने हमारा टीडीएस काटा है वो गवर्नमेंट को कितने टाइम तक पेमेंट कर देगा उस टीडीएस की। तो अगर कोई
गवर्नमेंट ऑफिस से डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर विदाउट इनकम टैक्स चालान अगर किया जाए तो डिपॉजिट सेम डे पे करना पड़ेगा, जिस दिन टीडीएस कटा उसी दिन पे उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स चालान के साथ में करता है तो फिर यहाँ पर 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जिस महीने में कटा उस महीने के एंड होने के बाद 7 दिन का टाइम मिलता है। जैसे मान लो अगर जैन में कट रहा है तो जैन के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा है, फेब, तो यहाँ पर 7 फरवरी तक का टाइम है, तब तक के डिपॉजिट उसको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डिपॉजिट विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। अगर अदर डिडक्टर की बात करें, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, अगर अदर डिडक्टर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी भी महीने मार्च को छोड़ करके किसी भी महीने में टीडीएस कटता है तो 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, फेब तक किसी भी महीने में कटा, अप्रैल से लेकर के फेब तक किसी भी महीने में कटता है, जिस महीने जो वो मंथ का कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट मंथ की 7 दिन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो अगर जून में कटता है, अगर जून में डिडक्शन हुआ है तो जुलाई 7 तक डिपॉजिट कर देना है। लेकिन यहीं पर अगर मार्च की बात करें तो मार्च क्योंकि एंड होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पर 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। तो मार्च का महीना अगर है तो 30 अप्रैल तक टाइम, इसके अलावा मार्च के अलावा कोई भी महीना है तो 7 days तक का टाइम मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, जिस महीने में डिडक्शन हुआ उसके एंड से लेकर के 7 दिन का टाइम। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग, यानी कि जो पेयर है वो क्या करेगा, जितना भी टीडीएस उसने काटा है उसका एक स्टेटमेंट बनाएगा कि इतना इतना अमाउंट का इतना इतना टीडीएस हमने काटा है और इतना इतना हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है हर महीने। तो पूरा एक जो स्टेटमेंट वो बनाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, फॉर्म 26Q के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो ड्यू डेट है स्टेटमेंट फाइल करने की वो क्या है, अप्रैल से लेकर के जो जून का क्वार्टर होगा, अप्रैल मई जून, उसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई, यानी कि नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। जब क्वार्टर एंड हो रहा है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून का जो क्वार्टर है वो एंड कब हो रहा है, 30 जून को। इसका जो नेक्स्ट मंथ होगा यानी कि जुलाई, उसकी लास्ट डेट। इसी तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 31 लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर का जो क्वार्टर एंड होगा वहां पर 31 जैन हो जाएगी। लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लास्ट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक एक महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में यहाँ पर 2 महीने का टाइम मिलता है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। तो 31 मार्च का जो हमारा क्लोजिंग होगा जैन फेब मार्च वाला, वहां पर 31 मई तक का टाइम है उसको स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। और इसके बाद लास्ट आता है फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जिस पेई का टीडीएस कटा है उसको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा टीडीएस का, कि आपका टीडीएस इतने अमाउंट का कटा है, ताकि बाद में वो जाकर के डिडक्शन क्लेम कर पाए। तो फॉर्म 16A के अंदर में ये टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द टीडीएस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 31 जुलाई को ये ड्यू डेट थी स्टेटमेंट फर्निश करने की। इससे लेकर के 15 यानी कि क्या हो गया, जुलाई अगस्त, ये अगस्त, तो 15 अगस्त तक। तो अगर इस क्वार्टर में कटा उसका, ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू डेट हो गई 31 जुलाई स्टेटमेंट फाइल करने की, और इसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 15 days अगस्त का, तो 15 अगस्त तक का टाइम है उसके पास में सर्टिफिकेट इशू करके उसको देना पड़ेगा विद इन 15 days पेई को। और अक्टूबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 नवंबर। ठीक है, अगर इस क्वार्टर में कटा है तो इसकी ड्यू डेट हो गई फाइल करने की स्टेटमेंट 31 अक्टूबर, तो जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 15 नवंबर के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 194A। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।